नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे किया और इसका विस्तार कैसे किया, उनकी पूरी जीवनी के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं। पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मतलब समय है वह है 321 BC से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक का। तो चलते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यूनानी आक्रमण से उत्पन्न संकट से ग्रस्त और मगध के अत्याचारी शासकों से त्रस्त जनता को मुक्ति दिलाने के लिए उसने ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से अपना राज्य स्थापित किया था। बता दें कि इस समय मगध में नंद वंश का शासन था और यहाँ के शासक जो थे वो घनानंद थे। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन देखते हैं। जिस प्रकार मौर्यों की जाति के संबंध में अनेक मत प्रचलित है, उसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन भी किंवदंतियों पर ही आधारित है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वज पिपली वन के शासक थे। जब यह राज्य मगध साम्राज्य का शिकार बन गया, तब मौर्य कुल के व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे। चंद्रगुप्त का बाल्य जीवन भी जंगलों में बीता। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, पिता का नाम इनका जानकारी में नहीं है, अपनी माता के साथ वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र चला गया। चंद्रगुप्त बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। एक दिन राजकीलम खेल के दौरान चाणक्य की नज़र उन पे पड़ी। चाणक्य सुविख्यात शिक्षा केंद्र तक्षशिला का आचार्य थे। वह यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को स्वतंत्र करने का संकल्प लेकर मगध के शासक घनानंद के पास पाटलिपुत्र आया था, परंतु नंद राजा ने उसे अपमानित कर निकाल दिया। कहा जाता है कि अपने अपमान से क्रुद्ध होकर उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह नंदों का नाश करेगा। पाटलिपुत्र से वापस लौटते समय उसकी नज़र चंद्रगुप्त पर पड़ी। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर वह उसे अपने साथ तक्षशिला ले गया और उसे जो है समुचित शिक्षा दिलाकर उसी के द्वारा नंदों के विनाश की योजना बनाई। अब है चंद्रगुप्त की विजय योजना। चंद्रगुप्त के सामने दो स्पष्ट लक्ष्य थे: मगध से नंदों के अत्याचारी शासक को समाप्त करना तथा यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त करवाना। सबसे पहले उसने नंद वंश शासक घनानंद को पराजित करने की योजना बनाई। नंद राजा की शक्ति से वह अच्छी तरह परिचित था और वह जानता था कि उसे आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने सिकंदर से भेंट कर उससे सहायता की मांग की। जस्टिन महोदय इसकी पुष्टि करते हैं, परंतु चंद्रगुप्त की उद्दंडता से क्रुद्ध होकर सिकंदर ने उसे मार डालने की आज्ञा दी। फलतः चंद्रगुप्त वहां से भागकर अपनी जान बचाता है। फिर है पंजाब की विजय। प्रारंभिक असफलता से चंद्रगुप्त निराश नहीं हुआ। उसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जाकर विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों को भड़काना आरंभ किया। उसने पंजाब के लड़ाकू कबीलों की एक सेना संगठित की तथा हिमालय के पर्वतीय राजा प्रवर्तक से मैत्री भी स्थापित की। इस समय तक पंजाब की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। यूनानी सत्ता सिकंदर के विजय के बावजूद अस्थायी नहीं हो पाई थी। यवनों के विरुद्ध विद्रोह होते रहते थे। वस्तुतः सिकंदर जब भारत में था तभी सिंध में भी विद्रोह हुआ था। अतः भारत छोड़ने के पूर्व उस अपने विजित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सिकंदर ने इन्हें 3 क्षत्रपियों में विभक्त कर दिया था। फिलिप को एक बड़े क्षेत्र का क्षत्रप बनाया गया। उसके अधीन आंभी का राज्य, निचली काबुल घाटी में हिंदू कुश तथा सिंध से चिनाब तक का क्षेत्र था। आंभी उसका सहायक था। झेलम और व्यास के बीच का क्षेत्र पोरस के नियंत्रण में था। पीथन सिंध का क्षत्रप बनाया गया। सिकंदर की यह व्यवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो सकी। चंद्रगुप्त और चाणक्य यूनानी सत्ता के विरुद्ध असंतोष भड़काते रहे। उन्हें अपने प्रयास में सफलता भी मिली और पंजाब में मुक्ति संघर्ष आरंभ हो गया। सिकंदर की वापसी और उसकी मृत्यु जो 323 ईसा पूर्व में हुई थी के बाद तो स्थिति और भी अनियंत्रित हो गई। यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह होने लगे थे। ऐसे ही एक विद्रोह के दौरान यूनानी
छत्र फिलिप की भी हत्या कर दी गई। जस्टिन के अनुसार इन विद्रोहियों का नेता चंद्रगुप्त था। यूनानी सत्ता के कमजोर पड़ते ही चंद्रगुप्त ने सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। सिंध और पंजाब हाथ में आते ही चंद्रगुप्त की शक्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब उसने मगध विजय की योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने पहले सिंध और पंजाब पर अधिकार किया अथवा मगध पर, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। एच.सी. रायचौधरी मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहले मगध में नंदों की सत्ता पलटी और उसके बाद पंजाब सिंध पर अधिकार किया। वस्तुतः कौन सी घटना पहले हुई यह निश्चित नहीं है, तथापि तत्कालीन परिस्थितियों से यही आभास होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले सिंध पंजाब पर अधिकार किया। पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के लिए सेना और धन उसे वहीं से मिला। मगध पर चंद्रगुप्त के आक्रमण के समय से में उसकी सेना में यवन सैनिकों का उल्लेख संभवतः इसलिए हुआ है। मगध पर अधिकार। यद्यपि साहित्यिक स्रोतों में चंद्रगुप्त के मगध अभियान का उल्लेख मिलता है, तथापि इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। पंजाब से वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा। मगध की जनता नंद शासकों के अत्याचारों से उब चुकी थी, अतः चंद्रगुप्त का स्वागत एक मुक्तिदाता के रूप में किया गया। मगध की जनता के सहयोग से वह अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करने में सफल रहा। घनानंद या तो युद्ध में मारा गया अथवा राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस घटना का विवरण महावंश टीका मिलिंद पन्हों तथा परिशिष्टि पर्व में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह विफल रहा। उसे युद्ध में क्षति भी उठानी पड़ी। अतः चंद्रगुप्त ने निकटवर्ती क्षेत्रों राष्ट्र जनपद पर अधिकार कर आगे बढ़ने की योजना बनाई, परंतु यह प्रयास भी विफल हुआ। अंततः उसने नई नीति अपनाई। सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय कर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर वह पाटलिपुत्र पहुंचा। नंदों की सेना विशाल और शक्तिशाली थी। उसका सेनापति भद्रशाल था। घनानंद को पराजित करने के लिए मुद्रा राक्षस के अनुसार चाणक्य को षड्यंत्र करना पड़ा। घनानंद और चंद्रगुप्त के बीच भीषण संघर्ष हुआ। मिलिंद पन्नों के अनुसार युद्ध में 100 कोटि के सैनिक, 10,000 हाथी, 1 लाख घोड़े और 5,000 रथ वो मारे गए और नष्ट हुए। घनानंद का गड़ा हुआ खजाना चंद्रगुप्त को मिला। परिशिष्टि पर्व के अनुसार नंद राजा को अपनी 2 पत्नियों और 1 पुत्री के साथ जानने दिया गया, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह युद्ध में मारा गया। अब उसकी जगह 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बन गया। जम्बूद्वीप पर विजय। चंद्रगुप्त सिर्फ पंजाब और मगध की विजय से ही संतुष्ट नहीं था, बल्कि उसने भारत के अन्य भागों पर भी विजय प्राप्त की। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना के साथ समूचे भारत को रौंद डाला। जस्टिन भी कहता है कि सारा भारत उसके यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था। प्लिनी के अनुसार मगध साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी तक बताता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश से भी ज्ञात होता है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्मू द्वीप का सम्राट बनाया। इन विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब और मगध के अतिरिक्त चंद्रगुप्त ने भारत के अन्य भागों पर भी अपना आधिपत्य जमाया। पश्चिम में सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त के अधिकार की पुष्टि शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी होती है। इन अभिलेखों में बताया गया है कि चंद्रगुप्त का मनोनीत प्रांतपति पुष्यगुप्त सौराष्ट्र का शासक था। तमिल लेखक मामलानुनार के अनुसार चंद्रगुप्त ने तिनेवेली तक विजय यात्रा की और मैसूर से प्राप्त कुछ अभिलेखों से जो 14वीं शताब्दी के हैं, इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तरी मैसूर चंद्रगुप्त के अधिकार में था। अशोक के अभिलेखों से भी मैसूर पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन परिलक्षित होते हैं। इस तरह चंद्रगुप्त ने विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया तथा मौर्य साम्राज्य की सीमा विस्तृत की। सेल्यूकस के साथ संघर्ष। चंद्रगुप्त का एक अन्य महान सैनिक
अभियान सेल्यूकस के विरुद्ध हुआ। जिस समय चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उस समय सिकंदर के सेनानी आपसी प्रतिद्वंदिता और संघर्ष में व्यस्त थे। इसी संघर्ष में अंततः सेल्यूकस को विजय प्राप्त हुई और 312-311 ईसा पूर्व तक सेल्यूकस अपने प्रतिद्वंदियों पर निर्णायक रूप से विजय प्राप्त कर चुका था। बेबीलोन और बैक्ट्रिया को रौंदता हुआ वह भारत की तरफ बढ़ा। 305-304 ईसा पूर्व में काबुल के मार्ग से होता हुआ वह सिंधु नदी तक बढ़ा। उसका उद्देश्य सिकंदर द्वारा विजित भूभाग पर पुनः अधिकार करना था, परंतु इस समय तक भारत की परिस्थिति बदल चुकी थी। सिकंदर की तरह उसे छोटे छोटे असंगठित राज्यों से मुकाबला नहीं करना था, बल्कि चंद्रगुप्त जैसे शक्तिशाली शासकों की सेना से सामना करना था। सिंधु नदी पार करते ही उसे चंद्रगुप्त की शक्तिशाली सेना का सामना करना पड़ा। इस युद्ध का पूर्ण विवरण यूनानी और रोमन साहित्य में नहीं मिलता है। सिर्फ एपियानस इस युद्ध के विषय में लिखता है कि उसके अनुसार सेल्यूकस ने नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा। अंत में उनसे संधि हो गई और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि की पुष्टि अन्य यूनानी इतिहासकार भी करते हैं। संभवतः सेल्यूकस भारत के सम्राट के हाथों पराजित होने का खतरा लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने एडियाना के प्रदेश चंद्रगुप्त को सौंप दिए, जिसके अंतर्गत 4 प्रांत चंद्रगुप्त को मिले, जिसमें एडिया जिसको हेरात कहते हैं, अराकोसिया जो कंधार है, जेड्रोसिया या गैड्रोसिया जो बलूचिस्तान कहलाता है, और पेरेमिसदाई या पेप्रोडिसडाई जो काबुल कहलाता है मिले। इस संधि से दोनों को लाभ हुए। सेल्यूकस के राज्य की पूर्वी सीमा सुरक्षित हो गई और मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंच गई। हिंदू कुश पर्वतमाला मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच की सीमा बन गई। एक विद्वान के अनुसार 2000 से अधिक वर्ष पूर्व भारत के प्रथम सम्राट ने उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए अंग्रेज तरसते रहे, और उसे मुगल सम्राट भी पूरी तरह से प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इन क्षेत्रों पर अधिकार होने से चंद्रगुप्त को अच्छे सैनिक और घोड़े प्राप्त करने की सुविधा मिली। कंधार जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर भी उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंध भी कायम हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को दिए। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा, जिसने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन, पाटलिपुत्र और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था तथा अन्य विषयों पर विवरण लिखा है। साम्राज्य विस्तार। अपने विजय अभियानों द्वारा चंद्रगुप्त ने नंदों से भी अधिक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। लगभग समस्त भारत को उसने एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। आरंभिक आक्रमणों के परिणाम स्वरूप उसने अपना राज्य व्यास से लेकर सिंधु नदी तक बढ़ा लिया। नंदों का उन्मूलन कर उसने नंद साम्राज्य के अवशेष पर अधिकार कर लिया। सेल्यूकस को पराजित कर उसने मौर्य साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक किया। अभिलेखीय और साहित्यिक प्रमाणों से पश्चिम में सौराष्ट्र और दक्षिण में मैसूर तक उसके अधिकारों की पुष्टि होती है। इस प्रकार चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य है वो पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत से पूर्व में को बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय श्रृंखला से दक्षिण में कम से कम मैसूर तक विस्तृत था। पश्चिमोत्तर में उसका साम्राज्य मध्य एशिया तक विस्तृत था। उसके पूर्व अन्य भारतीय शासक ने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। चंद्रगुप्त के अन्य कार्य। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसके शासन का उद्देश्य लोकहितवादी राज्य की स्थापना करना था। उसने चाणक्य की सहायता से एक सुदृढ़ प्रशासन की भी व्यवस्था की। अर्थशास्त्र और इंडिका से इसकी जानकारी मिलती है। राजा राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी था। सारे अधिकार उसी के हाथों में केंद्रित थे। वह मंत्री परिषद एवं एक विस्तृत और कुशल नौकरशाही द्वारा प्रशासन चलाता था। राजा राज्य के सभी विभागों पर गुप्तचर की सहायता से नियंत्रण रखता था। चंद्रगुप्त ने एक विशाल और अस्थायी सेना भी संगठित की। राज्य की आमदनी बढ़ाने के उपाय किए गए एवं अन्य
न्याय की समुचित आपका व्यवस्था की गई। नगर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की तरफ भी समुचित ध्यान दिया गया। चंद्रगुप्त के प्रशासन के विस्तार अच्छा ठीक है। राज्य आर्थिक सामाजिक कार्यों में भी अभिरुचि रखता था। चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र नगर का महत्व साम्राज्य की राजधानी होने के कारण अत्यधिक बढ़ गया। यूनानी लेखकों मेगास्थनीज और एरियन ने इस नगर की प्रशंसा की है। एरियन तो यहाँ तक कहता है कि पाटलिपुत्र के वैभव और गरिमा की बराबरी सूसा और एक बताना भी नहीं कर सकते हैं। एस्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दैनिक जीवन और उसके कार्यकलापों पर प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार राजा स्त्री अंगरक्षकों से घिरा हुआ महल में रहता था। वह सिर्फ युद्ध, यज्ञ, न्याय तथा आखेट के लिए बाहर निकलता था। चंद्रगुप्त ब्राह्मणों एवं श्रमणों का आदर करता था तथा उनसे परामर्श करता था। उसका अधिक समय झपका राज्य कार्य में व्यतीत होता था, तथापि उसकी अभिरुचि मद्यपान एवं खेलकूद में भी थी। चंद्रगुप्त अपने पराक्रम, परिश्रम और निपुणता से भारत का प्रथम सम्राट एवं प्राचीन भारत का एक प्रमुख सम्राट बन बैठा। वह प्रथम भारतीय साम्राज्य निर्माता, मुक्तिदाता और कुशल प्रशासक के रूप में विख्यात है। उसे मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है कि उसने एक तरफ तो मगध की जनता को नंदों के अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाई, तो दूसरी तरफ पंजाब से यूनानी के प्रभुत्व को समाप्त कर देश को विदेशी दासता से मुक्ति दिलाई। चंद्रगुप्त एक विजेता और प्रशासक के अतिरिक्त कूटनीतिज्ञ भी था। उसने विदेशी शासकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। परिणाम स्वरूप भारतीय यूनानी संपर्कों की परंपरा बढ़ी। अनेक यूनानी भारत में रहने लगे। चंद्रगुप्त ने भी अनेक यूनानी परंपराओं को अपना लिया। भारतीय कला और संस्कृति पर यूनानी संपर्क का गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए अनेक विद्वानों का मानना है कि भारत को हेलेनाइज करने में सिकंदर से अधिक योगदान चंद्रगुप्त का है। चंद्रगुप्त की धर्म से में भी जब गहरी अभिरुचि थी। वह जैन धर्म का समर्थक था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अपने जीवन काल के अंतिम चरण में उसने जैन धर्म अपना लिया। मगध में पड़ने वाले 12 वर्षीय दुर्भिक्ष से दुखी होकर वह राज्य त्याग कर आचार्य भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया और वहीं श्रवण बेलगोला में उसने संलेखन विधि द्वारा कैवल्य की प्राप्ति की। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में हम लोगों ने जाना। मैं सुनकर आप काफ़ी फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद।